गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। एनालिसिस वन ऑन ईटीएफ। ईटीएफ के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। एक मैंने 38 ईटीएफ और रेगुलर इनकम प्लस रिकॉर्डिंग ऑफ बेनिफिट्स ये मैंने शेयर की थी आप लोगों को। ये जो गूगल शीट है ये कंप्लीट एक एनालिटिकल शीट है। इसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं प्रत्येक ईटीएफ का। जो भी 38 ईटीएफ है उनका हम एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे पीएसयू बैंक 20 है, तो पीएसयू बैंक 20 में अगर हम एनालाइज करें तो इसका जो वॉल्यूम है वो लगभग 40 लाख के आसपास वॉल्यूम है, यानी कि एक अच्छा वॉल्यूम है। ठीक है, 1 लाख से अगर ऊपर का वॉल्यूम होता है तो वो एक अच्छा ईटीएफ कहलाता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त ईटीएफ है। इसका अभी आरएसआई चल रहा है 54.81, यानी कि अगर इसका आरएसआई 60 से ऊपर हो, ठीक है, 60 से अगर ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि ये ओवरबॉट जोन में चला जाता है। और उसके बाद हमें, अगर हमने ऑलरेडी लिया हुआ है तो हमें वेट करना पड़ता है। ठीक है, हमें वेट करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। और अगर ये 72 से अगर ऊपर चला गया तो इसको हम इसको सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ बाइंग के हिसाब से हमने एनालिसिस हम कर रहे हैं, सेलिंग के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीएसयू बैंक 20 की, तो अभी आरएसआई इसका 54.81 है। तो इसका मतलब है कि वेट करना पड़ेगा जब तक कि इसका आरएसआई 40 से नीचे नहीं आ जाता, तब तक हम इसको, मतलब हमारे उसके अंदर जो ये जो गूगल शीट बता रही है हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। नॉट नाउ, ठीक है, या नो इन्वेस्ट, नॉट इन्वेस्ट। तो हमें इसके अंदर हमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सिमिलरली अगर हम मॉन 100 की बात करेंगे तो मॉन 100 के अंदर भी अभी 55 आरएसआई चल रहा है। 55 आरएसआई का मतलब है कि अभी वेट करना है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे आईटी बीज है इसका 64 चल रहा है, गोल्ड बीज का 66 चल रहा है, सिल्वर बीज का 72 चल रहा है। तो जो ये आरएसआई जो चल रहे हैं, ठीक है, ये आरएसआई अभी, ये समझ लीजिए कि अभी बहुत टॉप पे चल रहे हैं ये सारे के सारे। इसीलिए वेट करने के लिए कहा गया है कि अभी नॉट नाउ, मतलब इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अभी देखो सिचुएशन जैसे आएगी कि 40 से नीचे, जब जिनके भी आरएसआई 40 से नीचे होंगे तो वहां पर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी हमारे लिए कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए बाइंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। यदि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जब जब जैसे मान लीजिए 2% 3% का जब फ्लक्चुएशन होगा नीचे, तो आप फिर उसके बाद एसआईपी आप कर सकते हैं, मतलब 2% 3%। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्पेशली, जो ईटीएफ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए है आरएसआई। आरएसआई 40 से नीचे होगा तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी और उसके बाद वो आराम से उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद जैसे ही 72 से ऊपर चला जाएगा, 72 से ऊपर, जैसे सपोज सिल्वर बीज है, सिल्वर बीज का आरएसआई 72 है, तो 72 यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि इसको सेल कर दिया जाए और उसके बाद वेट किया जाए। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर यही चलता है। सबसे पहले हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि आरएसआई कितना है, इसका रेट कितना चल रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है, ये कौन से इंडेक्स का है। तो ये सब चीजें एनालिसिस करने के बाद हम उसके अंदर बाई करते हैं। और बाय करने के बाद उसको होल्ड करना पड़ता है। और उसके बाद आरएसआई जैसे ही ऊपर आता है, 70 क्रॉस कर जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितना फंड लगाया है। कई बार आपने फंड बहुत लगाया होता है तो वहां पर 60 को क्रॉस करते ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी प्रॉफिट आपको बनता है, यदि 60 से ऊपर चला जाता है, 70 से ऊपर चला जाता है, तो वहां पर आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो ये है रेगुलर इनकम के लिए। ठीक है, रेगुलर इनकम के लिए। और फ्रेंड्स, हम इसके अंदर रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर इश्यूज ये हैं, ईटीएफ के अंदर कुछ ऐसे ईटीएफ है जिनकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है और वो बाउंस बैक बहुत जल्दी करते हैं। जैसे पीएसयू बैंक वीजा, ये बाउंस बैक कर गया है। ठीक है, मॉन 100 ये बाउंस बैक कर जाता है। आईटी बीज भी बाउंस बैक कर जाता है, गोल्ड बीज भी कर जाता है, सिल्वर बीज, डेवॉप बीज। देखो डेवॉप बीज काफी टाइम से बाउंस बैक नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इसके अंदर किया जा सकता है और बहुत बड़ा फंड एकदम से ऊपर टॉप में नहीं लगाया जा सकता। सीपीएसई की अगर बात करें तो ये भी बाउंस बैक करता है। अगर मार्केट सही तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो बहुत जल्दी ये बाउंस बैक भी कर जाता है। और इसने पीछे काफी अच्छे रिटर्न भी दिए सीपीएसई के अंदर। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ईटीएफ है ये। ठीक है, इसका निफ्टी सीपीएसई है इसका इंडेक्स। और ये बहुत ही जबरदस्त ईटीएफ है। ये 70 के आसपास को भी इसने छुआ था, इस समय 92 पे चल रहा है और 56 इसका आरएसआई है। तो फ्रेंड्स, हमेशा आरएसआई को देख के ही हम हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके बाद है बैंक बीज। बैंक बीज में कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन बाउंस बैक भी करता है। निफ्टी बीज बाउंस बैक करता है। अल्फा, देखो अल्फा एक ऐसा ईटीएफ है जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इसको किया जा सकता है। और इसके अंदर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर ये बाउंस बैक करता है तो बहुत तेजी से करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो ये बहुत टाइम के लिए हमेशा स्टैंड अलोन रहते हैं।
ठीक है, इसी तरीके से ABSL जो आदित्य बिरला का है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये भी काफी टाइम तक, बहुत समय तक ये नीचे ही चल रहा था। ऑटो IETF है, ये भी बहुत समय तक नीचे चल रहा है। BFSI नीचे चल रहा है। कंज्यूम बीज काफी नीचे चल रहा है। ठीक है, RSI हाउएवर, RSI ये काफी अच्छा दिखा रहा है ऊपर, 49 50 इस तरीके से ये दिखा रहा है। लेकिन ये काफी टाइम से इसका जो प्राइस है वो बढ़ा नहीं। उसके बाद HDFC स्मॉल जो 250 है, ये भी अच्छा है। उसके बाद है HDFC मोमेंटम है, सॉरी मोमेंट है, हेल्दी हो गया। ICICI B22 ये बाउंस बैक कर जाता है। इंफ्रा ITF ये बिल्कुल बाउंस बैक नहीं करता है, ये चाहे RSI इसका कितना भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से ये बाउंस बैक करता है। मिड कैप ETF है, ये भी बाउंस बैक नहीं करता है जल्दी से। मॉम मॉम 30 IETF ये भी नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ETF है जो बाउंस बैक बहुत जल्दी नहीं करते हैं, बहुत समय लगता है। जैसे मेटल IETF है, तो बहुत सारे हमने ETF लिए थे जिनको हमें कम से कम 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने से वो हमने होल्ड किए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी बाउंस बैक नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ABSL PSE है, इसके अंदर कोई भी बाउंस बैक 7% चल रहा है, कभी 10% हो जाता है, कभी 7% हो जाता है, कभी 12% है। उसी तरीके से ऑटो बीज है, ऑटो बीज का ये 10% चला जाता है, फिर 5% आ जाता है, फिर 8%, मतलब ऊपर आ ही नहीं रहा है ये। डिवॉप बीज का भी सेम केस है, ये ऊपर ही नहीं आ रहा है। FMCG IETF है, ये भी नहीं आ रहा है, 10% नीचे चला जा चुका है। HDFC ये भी कभी 5% नीचे जा रहा है, कभी 2% माइनस है। हेल्दी का मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा हेल्दी के अंदर, क्योंकि हेल्दी के अंदर हमारी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस टेस्ट के लिए हमने सिर्फ बहुत कम क्वांटिटी इसके अंदर ली थी। मोना ETF, मोतीलाल ओसवाल Nifty 500 है। ठीक है, इसके अंदर भी बाउंस बैक हुआ है थोड़ा बहुत। उसके बाद निफ्टी क्वालिटी है, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर बीज है। तो हमारे ये कुछ ETF है, 38 ETF है, इसमें से 38 ETF में से सारे ETF लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, हमने टेस्ट के लिए हमने 38 के 38 ETF लिए थे, और हमने देखा कि 7 8 महीने तक भी बहुत ऐसे ETF थे जो बिल्कुल बाउंस बैक नहीं किए हैं, यानी कि वो उन्होंने पूरे फंड को ब्लॉक कर दिया। अच्छी बात ये थी कि उसके अंदर हमने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी वजह से हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, बड़ा फंड आप ऐसे ETF के अंदर नहीं लगा सकते। अगर आपने ऐसे फंड के अंदर ETF में लगाया, अच्छा खासा फंड लगाया, तो आपका सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो देखिए, ETF में अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको एक डिस्क्लेमर है कि हर एक ETF अच्छा नहीं होता, सारे ETF अच्छे नहीं होते। ठीक है, कि आप ये सोच रहे हैं कि प्रत्येक ETF अच्छा होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे ETF हैं, बहुत सारे ऐसे ETF हैं जो लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन उनके अंदर लिक्विडिटी इतनी कम है कि आपने अगर ले लिया तो सेल ही नहीं होंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, आपका पैसा सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो ETF के अंदर भी हमें बड़े ध्यान रखना चाहिए कौन सा ETF अच्छा है, किसकी हिस्ट्री अच्छी है। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। इसी तरीके से कुछ ETF है जो अच्छे होते हैं, कुछ ETF अच्छे नहीं होते। वो टाइम के हिसाब से बहुत सारे ऐसे ETF हैं जो आपके फंड को जीरो भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिस्क नहीं है ETF के अंदर। ETF के अंदर भी रिस्क होता है, लेकिन आपको अच्छे ETF आपको लेने चाहिए। ठीक है, अब अच्छे ETF कौन से होते हैं? जिनका वॉल्यूम अच्छा होता है, ठीक है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, जिनकी हिस्ट्री अच्छी होती है, आप पूरा ये चेक करें। तो हमने कुछ ऐसे ETF थे जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे सपोज PSU बैंक बीज है, MON 100 है, उसके बाद IT बीज है, गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है, डेवॉप बीज है। डेवॉप बीज अभी नया है, इसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। CPSE ETF है, बैंक बीज है, निफ्टी बीज है। ठीक है, और नीचे आगे ICICI B22 है, ये अच्छा है। उसके बाद जूनियर बीज है, इंफ्रा बीज है। इवन क्या है कि जो इंफ्रा बीज है, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, वॉल्यूम कम है। ठीक है, जूनियर 20 हो गया, जो नेक्स्ट 50 हो गया है। तो ये सब चीजें, जैसे टाटा गोल्ड है, तो ये भी एक अच्छा है। टाटा गोल्ड के अंदर भी जो, इसको भी हम कुछ कलर कर लेते हैं। जैसे हमने टाटा गोल्ड को भी कंसिडर कर लिया है कि इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको हमने टेस्ट करके देख लिया। टाटा गोल्ड के अंदर भी हमने जो बेनिफिट है वो हमने टाटा गोल्ड के अंदर भी अर्न किए हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड केस है, तो गोल्ड केस भी गोल्ड की तरह गोल्ड ही हो गया, जैसे गोल्ड बीस होता है, इसी तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद है कंज्यूम बीस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लिक्विडिटी तो अच्छी है, लेकिन ये बहुत टाइम से नीचे चल रहा है। इसी तरीके से ऑटो बीज है, ऑटो बीज भी बहुत टाइम से नीचे चल रहा है। ठीक है, तो ये जो ETF है जो मैंने कलर किए हैं, इनका इनकी लिक्विडिटी अच्छी है, ये बाउंस बैक जल्दी करते हैं, और ये बाई सेल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो RSI के अगर ये आपके रडार में आते हैं, मतलब RSI अगर 40 से नीचे आता है, तभी हम इनको बाई करते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका वही होता है, 40 60, यानी 40 से नीचे, बिलो 40, इसका मतलब है कि आपको बाई करना स्टार्ट कर देना है।
और अगर 60 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब सेल के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग करके ही हम अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे, यानी कि हम एक अच्छा खासा फंड तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे ये जो शीट है, गूगल शीट है, ये देख रहे होंगे आप। इसके अंदर जो भी प्रॉफिट होता है इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप भी इसी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो जो आपका प्रॉफिट, देखो छोटे छोटे प्रॉफिट से ना बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनता है। यदि आप सोचते हो ना कि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये है, और आप इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब आपके पास 1 लाख रुपया होगा, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आपके पास 1,000 रुपये है, आप कहेंगे कि मेरे पास 1 लाख रुपया होगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट होना चाहिए। आपके पास जो भी फंड है, मान लीजिए जो भी आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, आपके पास चाहे 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं, तभी जाके आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने क्या किया था कि फंड्स को धीरे धीरे करके एकुमुलेट किया, एकुमुलेट करते चले गए, एकुमुलेट करते चले गए, और एक माइक्रो लेवल का एक पोर्टफोलियो हमने बिल्ड किया। ठीक है, एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया हमने। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद जब हमारा एक डीमेट अकाउंट के अंदर 4 to 5 हो गया, दूसरे के अंदर 12 के आसपास हो गया, तो हमने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। स्विंग ट्रेडिंग का क्या फायदा होता है? स्विंग ट्रेडिंग से ये फायदा होता है कि हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं जब मार्केट स्विंग करता है, मार्केट के स्विंग के हिसाब से। तो अगर हमारा पैसा मान लीजिए कि 14 के आसपास अगर लगा हुआ है, और अगर हमें साल भर में अगर हमें 2.5 के आसपास हमें रिटर्न मिल जाता है, ठीक है, 2.5 के आसपास हमें रिटर्न मिल जाता है, तो हम उसको, जो फंड हमने जनरेट किया है, उसको हम हायर रिस्क के अंदर डाल सकते हैं। किसके अंदर डाल सकते हैं? उसके उसको हम हायर रिस्क के अंदर डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हायर रिस्क के अंदर डालने से क्या होगा कि ये तो हमारा जो प्रॉफिट है, ये तो एक तरीके से जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो कैपिटल है उससे जनरेट किया हुआ फंड होता है। तो जो कैपिटल से जनरेट किया हुआ जो फंड होता है, वो उससे अगर हम हायर रिस्क के अंदर लगाएंगे और उसको भूल जाएंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारा जो कैपिटल है, हमारा कैपिटल से कमाए हुआ पैसा, समझ रहे हो? तो इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम किसी भी जगह पे इनको लगा सकते हैं एनालिसिस करने के बाद, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं, या फिर हम स्टॉक्स के अंदर भी लगा सकते हैं। तो जहां आपको लगता है कि जहां सेफ्टी बनी रहती है, वहां आप लगा सकते हैं इस फंड को। जैसे इक्विटीज है, तो इक्विटीज के अंदर आप लगाते हैं तो वहां पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, मार्केट बहुत ऊपर नीचे चलती है, तो वहां पर आप घबरा जाओगे। तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो भी फंड आपका जनरेट हो रहा है उसको आप म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो इसका मतलब है कि जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। समझ गए? क्योंकि आपने जो पैसा यहाँ से जनरेट किया है उसी से तो आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, तो वही चीज करनी है ताकि उसको हम सालों साल तक होल्ड कर सकें। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो दैट इज द एनालिसिस ऑफ ऑल ईटीएफ। जो इतने भी ईटीएफ थे हमने उसके ऊपर एनालिसिस किया और आपको बताया अभी कोई भी टाइम नहीं है बाय करने का, क्योंकि 40 से नीचे जब आरएसआई होगा उसके बाद ही बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अभी ये समझ लो कि ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं ईटीएफ। और देखो कई लोगों का ये कहना होगा कि सर प्राइस तो अभी नीचे ही है, ओवरबॉट जोन में कैसे चला गया? देखो फ्रेंड्स, ऐसा होता है, आरएसआई अपना काम करता है। आरएसआई आपको इंडिकेट करता है कि ये ओवर बॉट जोन के अंदर है। अगर वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया, ईटीएफ क्रैश हो गया, उसके बाद उसकी रिकवरी में टाइम लगता है, और वो इसी साइकिल को से होते हुए गुजरता है। यानी कि आरएसआई 70 के आसपास होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, तो ऐसे करके ये ऊपर नीचे जो साइकिल होती है उसको, उसके अकॉर्डिंग ये चलते चलते ये अपने जो हाईएस्ट जो प्राइस होता है उसको क्रॉस करके ये आगे निकलता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ईटीएफ के ऊपर एक जो एनालिसिस है ये आपकी समझ में आ गई होगी। और रेगुलर ईटीएफ से रेगुलर इनकम जनरेट करके ही स्टॉक्स के अंदर, या मैं कहता हूँ दूसरे ईटीएफ के अंदर डालो, स्टॉक्स के अंदर डालो, या फिर आप म्यूचुअल फंड के अंदर डालो, लेकिन कमा के डालो। अपने फंड को मत डालो कि जो आपने अपना फंड म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिया, अपना फंड आपने स्टॉक्स में डाल दिया, अपना फंड आपने कहीं भी डाल दिया। आप सबसे पहले एक सेफ तरीके से आप इनकम जनरेट करो, रेगुलर इनकम जनरेट करो। फिर वो जो इनकम जो जनरेट की गई है उसको आप 20 साल, 25 साल, जैसा भी मतलब आपको लगता है, 15 साल के लिए उसको आप डालो और भूल जाओ, क्योंकि प्रॉफिट का पैसा है उसको तो भूलना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तैयार होगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।